हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग अभी क्लास 11th में हैं और 2025 में क्लास 11th का एग्ज़ाम देना है जिनको, उन लोगों की में से बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं है। तो हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तैयारी के लिए कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के अंदर 3 अलग अलग चैनल हमने बना रखा है। अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो CWH आर्ट्स के नाम से चैनल है। कॉमर्स के स्टूडेंट है तो CWH कॉमर्स जिसमें ये वीडियो जा रहा है, और साइंस के स्टूडेंट है तो CWH साइंस के नाम से चैनल है। सेपरेट सब्जेक्ट के लिए सेपरेट हमने चैनल बना रखा है। तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनको CWH कॉमर्स जिसमें ये वीडियो जा रहा है उस पर आपको मिलेगा। और मैं आपको एक नोटिस भी बता दूं, 2026 एग्ज़ाम के लिए क्लास 12th का नया बैच ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड में स्टार्ट हो चुका है। ऑफलाइन के लिए आपको कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग का मेन ऑफिस जो है हजारीबाग झारखंड में आना पड़ेगा, और अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर में जाना है, कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के नाम से एप्लीकेशन है, उसको इंस्टॉल कर लेना है। जो ऐप स्टोर वाले स्टूडेंट हैं वो हमसे एक बार कांटेक्ट कर लेंगे तो मैं बता दूंगा कि कैसे ऐप स्टोर वाले परचेज कर सकते हैं। मैं अपना कांटेक्ट नंबर दे रहा हूं, जिनको भी किसी भी तरह का कोई इशू हो वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सतीश कुमार सिंह, ये मेरा पर्सनल कांटेक्ट नंबर है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे कोर्स खरीदना चाहते हैं अगर मेरे पास फ़ोन करते हैं और मेरे पास पेमेंट करते हैं तो उनका फ़ी थोड़ा कम लगेगा, और डायरेक्ट अगर ख़रीदते हैं तो टैक्सेस जुड़ के उनको ज़्यादा पे करना पड़ता है। तो जब भी आप कोई कोर्स खरीदना चाहते हैं तो एक बार कांटेक्ट कर लेंगे, और इस नंबर पे कांटेक्ट करना है, ये पर्सनल नंबर है मेरा, डायरेक्ट हमसे बात होगी और आपको जिस भी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। हम लोग जो ऑनलाइन बैच देते हैं, बहुत सारे बच्चों में ये समस्या रहती है कि सर ऑनलाइन में आप क्या क्या देते हो। तो ऑनलाइन में हम लोग लाइव क्लास देते हैं, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड वीडियो देते हैं, PDF नोट्स देते हैं, PDF नोट्स देते हैं, MCQ नोट्स देते हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाते हैं, हम लोग बुक PDF देते हैं, टेस्ट फैसिलिटी, ये सारी फैसिलिटी आपको मिलेगा। और उसके साथ साथ एक बात और मैं बता दूं कि हम लोग अपना हार्ड कॉपी नोट्स भी स्टूडेंट के एड्रेस पर भेजते हैं, लेकिन उसका चार्ज स्टूडेंट को पे करना पड़ता है। सॉफ्ट कॉपी फ्री है, हार्ड कॉपी का चार्ज लगेगा। तो ये हम लोग सुविधा देते हैं जिसको आप जिसके साथ जुड़ के आप फ़ायदा उठा सकते हैं कॉमर्स वर्ल्ड हजारीबाग के साथ। तो ये आपको नोटिस था, इसके लिए आपको इस नंबर पर कांटेक्ट करना है अगर आप क्लास करने को इंटरेस्टेड हो। तो अभी आपके एग्ज़ाम की तैयारी करवानी है तो चलिए हम लोग सेट 2 की बात करते हैं। ये हम लोग जो बात कर रहे हैं ये हम लोग सीरीज़ शुरू की है कि मॉडल सेट जितने जैक बोर्ड में पूछे गए सारे मॉडल सेट को अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा। तो मॉडल सेट 2022 का हमने सॉल्व कराना शुरू कर दिया। 19 सॉल्व करा चुके हैं, 20 सॉल्व करा चुके हैं, 21 में मॉडल सेट नहीं आया था क्योंकि कोरोना में बिना एग्ज़ाम का पास हो गया था बच्चा। 22 में 2 सेट आया था, सेट 1 करवा चुके हैं, ये सेट 2 है। तो हम लोग 2022 का मॉडल सेट 2 करने जा रहे हैं। तो चलिए इसका हम लोग 40 क्वेश्चन का आंसर फटाफट कर लेते हैं अकाउंट्स का। हर सब्जेक्ट का इसी तरह से आपको मिलता चला जाएगा। पहला क्वेश्चन है, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देनों को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट। अगर फाइनेंशियल रिजल्ट जानने के लिए किसी बिजनेस के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड, क्लासीफाई और समराइज कर रहे हैं तो ये कहलाता है अकाउंटिंग। आप अगर अकाउंटिंग का सही डेफिनेशन पढ़े होंगे तो यही लिखा होगा, अकाउंटिंग के अंदर हम रिकॉर्डिंग, केवल अगर रिकॉर्डिंग लिखा रहता है ना तो बुक कीपिंग हो जाता, केवल क्लासिफिकेशन लिखा होता तो लेजर हो जाता, लेकिन सारा काम जो है वो अकाउंटिंग के अंदर आता है। फर्स्ट वाला का आंसर ए होगा। सेकेंड चलते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक के द्वारा निवेश की गई नकदी, माल या संपत्ति को क्या कहा जाता है। बोलता है कि कैश, गुड्स और एसेट्स इन्वेस्टेड बाय द प्रोपराइटर इन द बिजनेस टू फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। लाभ कमाने के लिए कोई बिजनेसमैन जो पैसा लगाता है, संपत्ति लगाता है, गुड्स लगाता है, तो बिजनेसमैन जो भी लगाता है उसे हम पूंजी कहते हैं, उसे हम कैपिटल कहते हैं। तीसरा क्या, भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना कब हुई। बोलता है द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन, कब हुआ था, तो 1949 में स्थापना हुआ थी। 1949 में स्थापना हुआ था। ICAI की स्थापना 1949 में हुई थी, याद रखिएगा, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया। लिखा, व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देनों पर दी जाती है। ट्रेड डिस्काउंट इज गिवन ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन ओनली। पूछ रहा है ये ट्रू है फॉल्स है। तो याद रखिएगा, ट्रेड डिस्काउंट किसी भी ट्रांजेक्शन पे दिया जाता है, चाहे वो कैश हो चाहे क्रेडिट हो।
ट्रेड डिस्काउंट किसी भी ट्रांजेक्शन पर दिया जाता है, जबकि यहाँ बोल रहा है कि केवल उधार पर दिया जाता है, तो ये बात फॉल्स है। ये बात क्या है? फॉल्स है। कोई भी लेन देन पर ट्रेड डिस्काउंट आपको मिल सकता है, चाहे वो लेन देन कैश का हो या लेन देन क्रेडिट का हो, उधार हो या नगद लेन देन हो, हर लेन देन पर ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। आमतौर पर एक लेखा अवधि का शुरुआत कब से होता है? बोल रहा है कि जनरली एन अकाउंटिंग पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम, एक अकाउंटिंग पीरियड कब से स्टार्ट होता है? तो 1 अप्रैल से। यहाँ गलती, हिंदी देखो गलत लिख दिया, 1 मार्च लिख दिया, 1 अप्रैल से, याद रखिएगा। 1 अप्रैल से शुरू होता है अकाउंटिंग ईयर, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जाता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक अकाउंटिंग ईयर जाता है। तो अकाउंटिंग ईयर का शुरुआत होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च को। अचल संपत्तियों में शामिल है फिक्स एसेट इंक्लूड, तो इसमें फिक्स एसेट कौन है? फिक्स एसेट इसमें लैंड है, ज़मीन एक फिक्स एसेट। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक करेंट एसेट है, पेमेंट इन एडवांस करेंट एसेट है और कैश भी करेंट एसेट है। तो ये तीनों करेंट एसेट है, CA इसको हम लोग शॉर्ट में बोल देते हैं, करेंट एसेट। और फिक्स एसेट एक हमारा ज़मीन है, लैंड हमारा फिक्स एसेट है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? C होगा। चालू संपत्ति में शामिल है, बताइए करेंट एसेट में कौन कौन आता है? करेंट एसेट इंक्लूड, तो गुडविल हमारा फिक्स एसेट है, प्लांट हमारा फिक्स एसेट है, फर्नीचर हमारा फिक्स एसेट है। तो करेंट एसेट इसमें D है। कैश एट बैंक ये करेंट एसेट है, ठीक है। करेंट एसेट यहाँ D ऑप्शन होगा, कैश एट बैंक हमारा करेंट एसेट होगा, तो इसका D ऑप्शन सही मारिएगा। इसका कौन सा ऑप्शन सही मारना है? D, याद रखिएगा इसको, इसका D ऑप्शन सही मारेंगे आप। तो 7 का D, हम यहाँ टिक नहीं कर रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, ये D ऑप्शन सही होगा, ठीक है। इसका D ऑप्शन सही होगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यय नहीं है? इसमें से बोल रहा है कौन सा जो है खर्च नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंसेज, इसमें से किसको एक्सपेंसेज नहीं माना जाता है? तो वेजेज एक्सपेंसेज है, रेंट एक्सपेंसेज है, फर्नीचर का रिपेयर भी एक्सपेंसेज है, लेकिन फर्नीचर हमारा एक्सपेंसेज नहीं है, फर्नीचर हमारा एसेट्स होता है। फर्नीचर हमारा क्या होता है? एसेट्स होता है। अगला क्वेश्चन है, व्यवसायियों द्वारा अपने निजी उपयोग के लिए आहरित राशि है द अमाउंट ड्रॉन बाई बिजनेसमैन फॉर हिज पर्सनल यूज। अगर कोई बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं। एक बिजनेसमैन पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालता है तो उसे हम ड्राइंग कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम ड्राइंग के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। यह अवधारणा कि निकट भविष्य में एक व्यावसायिक उद्यम को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा किस रूप में जाना जाता है? द कॉन्सेप्ट दैट अ बिजनेस इंटरप्राइजेज विल नॉट बी सोल्ड और लिक्विडेटेड इन द नियर फ्यूचर इज नोन एज। कौन सा ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि हमारा बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, अभी नियरेस्ट फ्यूचर में बंद होने वाला नहीं है? तो इस कॉन्सेप्ट को बताने वाला कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये बताता है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, नियरेस्ट फ्यूचर में ये बंद होने वाला नहीं है। तो इसका ऑप्शन हो गया B। 10 का ऑप्शन क्या हो गया? B। 11 की बात कर लेते हैं। 11 में क्या है? व्यवसायिक इकाई अवधारणा में कहा गया है कि, बोलता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट स्टेट दैट, क्या कहा गया है? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस अलग होता है और मालिक अलग होता है। बिजनेस एंड ऑनर बोथ आर सेपरेट एंटिटी, ये कहा गया है। तो देखिए इसमें कौन है जो उसमें बता रहा है? बिजनेस इज कंसीडर टू बी सेपरेट फ्रॉम इट ऑनर, व्यवसाय को उसके मालिकों से अलग माना जाता है, यही सही है। और दूसरा पढ़ भी लेते हैं, व्यवसायिक इकाई लाभ के लिए, ये तो नहीं है ऐसा। व्यवसायिक निमित्त लाभ हकदार है, नहीं। व्यवसाय संस्थान समाज की सेवा के लिए, नहीं। पहला ऑप्शन ही सही है कि सेपरेट एंटिटी, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि बिजनेस अलग होता है और मालिक अलग होता है। बिजनेस एंड मालिक, ऑनर जो है दोनों अलग अलग पर्सन होता है, तो इसका ऑप्शन A होगा। अगर आगे है 12 नंबर क्वेश्चन में कि धन मापन अवधारणा है, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताता है कि हर लेन देन को जब हम हिसाब किताब में लिखते हैं, लेखा पुस्तक में लिखते हैं, तो उसको सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ मनी में मेजर करेंगे, यानी जिस लेन देन को मुद्रा के रूप में मापा जा सकता है उसी लेन देन को हम लेखा पुस्तक में रिकॉर्ड करेंगे। जिसको मुद्रा के रूप में माप नहीं सकते उसका रिकॉर्डिंग लेखा पुस्तक में नहीं करेंगे। केवल सभी वित्तीय लेन देनों के लिए लागू होता है? नहीं। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट केवल सभी गैर वित्तीय नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये तो पहला ठीक भी लग रहा है। सभी वित्तीय और गैर वित्तीय नहीं, मनी मेजर इनमें से कोई नहीं, पहला ही ठीक है। केवल सभी वित्तीय, यानी बोलता है अप्लीकेबल टू ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन मतलब जिसको हम मनी के रूप में मेजर कर सकें, जिसको मुद्रा के रूप में माप सकेंगे, उसी लेन देन का रिकॉर्डिंग करेंगे। जिसको मुद्रा के रूप में नहीं माप सकते उसका रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे। 13 नंबर है, कराधान के लिए प्रावधान के अनुसार किया जाता है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इज मेड अकॉर्डिंग टू, कौन सा ऐसा नियम है जहाँ पे हम टैक्स के लिए प्रोविजन करते हैं? तो जितने प्रोविजन देख रहे हैं सारे प्रोविजन का नियम जो है वो कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट से आया है।
जितना पुराना रूल्स है प्रोविज़न का, सारा प्रोविज़न का नियम आया कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के कारण ऐसा नियम आया है कि जब आप टैक्स के लिए प्रोविज़न कर सकते हैं। प्रोविज़न फॉर टैक्स का जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेटिज्म कॉन्सेप्ट के कारण आया है। अब के क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर हमारे पास किसी बिजनेस में एसेट्स है 90,000 का, ध्यान रखिएगा, अच्छा लाइबिलिटी एंड एसेट है, तो लाइबिलिटी है ये और ये एसेट्स है, एसेट है 1.5 लाख और लाइबिलिटी हमारा 90,000 का है, तो कैपिटल पूछ रहा है, तो सी बराबर होता है A-L, एसेट 1.5 लाख का, लाइबिलिटी 90,000 का, तो कैपिटल हो गया 60,000 का। अगर 1.5 लाख रुपए का एसेट्स है और हमारा 90,000 का लाइबिलिटी है, मतलब 1.5 लाख रुपए का प्रॉपर्टी खरीदे जिसमें 90,000 का कर्ज है, तो अपना पैसा कितना लगा होगा 60,000, तो ये 60,000 हो गया। पुस्त पालन का मुख्य उद्देश्य है, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बुक कीपिंग, बुक कीपिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, याद रखिएगा, पढ़िए, कंप्लीट रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, जी हाँ सही लग रहा है। असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल इफेक्ट, नहीं, समूहों का नहीं, कुछ नहीं, सब गलत है। कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, बुक कीपिंग का मतलब होता है कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, कंप्लीट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, तो 15 नंबर का ए सही है। लेखांकन में लेखा होता है, इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ, बताइए अकाउंटिंग में क्या करते हैं, किसका रिकॉर्डिंग करते हैं, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का लिखा होगा, लीजिए फर्स्ट ही है, केवल वित्तीय लेन देनों का लेखा होता है लेखांकन में, केवल वित्तीय लेन देनों का लेखा किया जाता है लेखांकन के अंदर, याद रखिएगा, लेखांकन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, केवल वित्तीय प्रकृति के लेन देनों का लेखा करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि क्रय खाते की राशि, क्रय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है, द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज ट्रांसफर टू, तो परचेज अकाउंट का बैलेंस जो है वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर होता है, कहाँ पे ट्रांसफर होता है, ट्रेडिंग में। अगर आप फाइनल अकाउंट बनाए होंगे तो आपको पता होगा कि परचेज अकाउंट के बैलेंस को हम ट्रेडिंग में ट्रांसफर करते हैं, तो द बैलेंस ऑफ परचेज अकाउंट इज ट्रांसफर टू ट्रेडिंग अकाउंट, याद रखना है इस चीज़ को। और परचेज ऑफ प्लांट फॉर कैश, नगद, संयंत्र की नगद खरीद, अगर हम प्लांट नगद में खरीद रहे हैं तो उसको, उससे क्या होगा, तो अगर हम प्लांट नगद में खरीदेंगे तो प्लांट हमारा बढ़ेगा और कैश घटेगा, तो पूछ क्या रहा है, देखिए, डिक्रीज द टोटल एसेट ना, एक बढ़ेगा तो एक घटेगा, तो टोटल एसेट तो कुछ नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। कीप टोटल एसेट अनचेंज, जी हाँ बिल्कुल, टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि एक एसेट बढ़ रहा है, दूसरा एसेट क्या हो रहा है, घट रहा है। अगर बोलता है फिक्स एसेट बढ़ रहा है, तो हाँ फिक्स एसेट तो बढ़ रहा है, ये करेंट एसेट था, ये फिक्स एसेट था, लेकिन बोल रहा है टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं हो रहा, जी हाँ, जितना पैसा घटा उतना का प्लांट आ गया, तो टोटल एसेट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो 18 का आ गया बी ऑप्शन, 18 नंबर का बी। अगर हम लोग एक एसेट्स जाता है और दूसरा एसेट्स आता है तो उससे टोटल एसेट्स में कोई चेंज नहीं होता है। परचेज ऑफ प्लांट फॉर क्रेडिट, अगर उधार में प्लांट खरीदोगे तो क्या होगा, तो उधार में प्लांट खरीदेंगे तो प्लांट हमारा बढ़ेगा ना, एसेट बढ़ेगा, इसको एसेट मान लो, एसेट बढ़ेगा और लायबिलिटी, उधार में खरीद रहे हैं तो लायबिलिटी भी बढ़ेगा। अब बताओ ये स्थिति हो रही है, अब देखो इसमें कौन सा सही है, उधार में प्लांट खरीदने से एसेट भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगा, तो डिक्रीज द टोटल एसेट, टोटल एसेट घट रहा है कि बढ़ रहा है, तो बढ़ रहा है ना, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरा कीप टोटल एसेट अनचेंज, टोटल एसेट में कोई चीज़ नहीं, भी गलत होगा। इंक्रीज टोटल एसेट, टोटल एसेट बढ़ रहा है, यस ये सही है, एसेट तो बढ़ रहा है ना, लायबिलिटी बढ़ रहा है, लेकिन लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला है, तो हम लोगों को पूछ रहा है क्या टोटल एसेट बढ़ेगा, तो जी हाँ टोटल एसेट बढ़ेगा इससे। आगे लिखा है यह खाता अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, दिस अकाउंट इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट्स अ पर्सन और पर्सन्स, कौन सा इसमें से खाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है, तो नाम से ही पकड़ लोगे, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट ऐसा खाता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट एक ऐसा खाता होता है जो किसी दूसरे व्यक्ति को रिप्रेजेंट करता है। निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर, इसमें से कौन है जिसमें पैसे का लेन देन नहीं हो रहा है, तो परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट तो है, बिल्डिंग खरीद रहे हैं, पेमेंट ठीक है, कर्मचारी हड़ताल करता है, इसमें पैसा कहाँ आ रहा है, कर्मचारी के द्वारा अगर हड़ताल किया जाता है तो ये हमारा फाइनेंशियल नेचर का ट्रांजैक्शन नहीं है, इससे ना पैसा आ रहा है ना जा रहा है। मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो मशीन अकाउंट रियल अकाउंट है। मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो मशीन अकाउंट रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में वो अकाउंट आता है जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, तो मशीन के अंदर ये चारों चीज़ फिट बैठता है, उसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, तो मशीन अकाउंट कौन सा अकाउंट है, तो मशीन अकाउंट एक रियल अकाउंट होगा। अब लिखा है 31 मार्च 2012 को
5,000 रुपये का मूल्य माल बेचने के बाद, यानी 5,000 का सामान बिक गया, उसके बाद 8,000 का स्टॉक है, तो ज़्यादा दीजिएगा। क्लोजिंग स्टॉक एक इवेंट होता है, क्लोजिंग स्टॉक एक घटना होता है। हम ये नहीं पूछ रहा है बिकने का, ये क्या है इसके बारे में नहीं पूछा। इसको बेचने के बाद 8,000 का जो बच गया वो क्या है, तो बचा हुआ चीज़ स्टॉक इवेंट होता है। नाम मात्र खाते के डेबिट शेष दर्शाता है, द डेबिट बैलेंस ऑफ नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। देखिए तो एक्सपेंसेज है, लॉसेस है भी नहीं, तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेस। नॉमिनल अकाउंट का डेबिट बैलेंस लॉस दिखाता है, एक्सपेंस दिखाता है। और अगर इसका क्रेडिट बैलेंस तो क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, तो इनकम और गेन को दिखाता है। आगे लिखा है ड्राइंग्स कम्स अंडर विच अकाउंट। आहरण किस खाते के अंतर्गत आता है, तो भैया ड्राइंग किसके अंदर आता है, तो ड्राइंग पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। ड्राइंग किसके अंदर आता है, पर्सनल अकाउंट के अंदर आता है। याद रखिएगा ड्राइंग जो है, ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट, ड्राइंग इज अ पार्ट ऑफ पर्सनल अकाउंट। पुस्त पालन की प्रारंभिक इकाई क्या है, द बेसिक यूनिट ऑफ बुक कीपिंग इज। बुक कीपिंग में सबसे बेसिक चीज़ क्या है, क्या करते हैं हम लोग, तो टोटलिंग नहीं करते हैं, ये सब तीनों में कुछ नहीं। बुक कीपिंग में सबसे बेसिक है जर्नल बनाना, बुक कीपिंग में सबसे बेसिक है जर्नल बनाना। माल की नगद खरीद दर्ज की जाती है, कैश परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। अगर हम कैश में खरीदेंगे गुड्स को तो कहाँ दिखाएंगे, तो बुक पूछ रहा है तो कैश में खरीदने वाला कैश बुक में जाता है, उधार में खरीदेंगे तो परचेज बुक में जाएगा। कैश में अगर हम गुड्स को खरीदते हैं तो कैश बुक में चला जाता है, कैश में अगर कैश में हम लोग गुड्स को खरीदेंगे तो कैश बुक में चला जाएगा। लेखांकन की मान्यताएं हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग इज आर। लेखांकन की मान्यता क्या है, इसमें से कौन हम लेखांकन की मान्यता मानते हैं, पोस्टुलेट्स ऑफ अकाउंटिंग इज आर। कौन कौन सा पोस्टुलेट्स है अकाउंटिंग का, तो अकाउंटिंग का पोस्टुलेट्स है एक्सचेंज, पीरियड या यूनिट ऑफ मेजर, तो यूनिट ऑफ मेजर अकाउंटिंग का पोस्टुलेट्स है। इसको एक सब हो सकता है, एक्सचेंज भी हो जाएगा, तो ऑल ऑफ दीज मार दीजिए। चलिए ये मार देंगे ऑल ऑफ दीज, सब का सब इसके पोस्टुलेट्स आते हैं। पोस्टुलेट्स का मतलब मान्यता, तो लोग एक्सचेंज को भी मानता है, पीरियड को भी मानता है, यूनिट ऑफ मेजर को। डेबिट नोट कौन तैयार करता है, तो जो परचेजर होता है, जो सामान खरीदने वाला होता है वो तैयार करता है डेबिट नोट। डेबिट नोट कौन तैयार करता है, तो परचेजर तैयार करता है डेबिट नोट, जो सामान खरीदता है। अगर अच्छा कब जारी करता है, कब बनाता है डेबिट नोट, तो जो सामान खरीदने वाला होता है अगर अपना सामान वापस करता है, इसको परचेज रिटर्न बोलते हैं। तो जब परचेज किया हुआ सामान को आप रिटर्न करते हैं तो परचेजर डेबिट नोट बना के भेजता है। याद रखिएगा कैश अकाउंट ऑलवेज शो, कैश का कौन सा बैलेंस होता है, कैश अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस है ऑप्शन। देखिए तो कैश अकाउंट जब भी दिखाएगा तो डेबिट बैलेंस को दिखाएगा, कैश अकाउंट ऑलवेज शो डेबिट बैलेंस। किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस इज ट्रीटेड एज क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। तो सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट, देखिए सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट है जिसमें से बिजनेस के मालिक को बिजनेस से अलग माना जाता है। सेपरेट इंटिटी कॉन्सेप्ट है जिसके कारण बिजनेस के मालिक को बिजनेस से अलग माना जाता है, बिजनेस के मालिक को बिजनेस से अलग माना जाता है। फर्नीचर का कारोबार करने वाले व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर उसके लिए क्या कहलाएगा, फर्नीचर परचेज बाई अ ट्रेडर डीलिंग इन फर्नीचर विल बी ट्रीटेड एज। तो फर्नीचर का बिजनेसमैन अगर फर्नीचर खरीदता है तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा, गुड्स को हम परचेज से डिनोट करते हैं। फर्नीचर का बिजनेसमैन फर्नीचर खरीदेगा तो फर्नीचर उसके लिए गुड्स होगा, और गुड्स को हम लोग परचेज से डिनोट करते हैं। याद रखिएगा इस चीज़ को, गुड्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, परचेज से डिनोट करते हैं। संपत्तियों की खरीद के लिए क्रेडिट होगा, जब हम एसेट्स खरीदते हैं तो क्या लिखते हैं, एसेट्स अकाउंट डेबिट। अगर कैश खरीदे तो कैश क्रेडिट होगा, बैंक से खरीदे तो बैंक क्रेडिट होगा, उधार खरीदे तो क्रेडिटर क्रेडिट होगा। अब देखिए नीचे ऑप्शन में क्या दिया है, परचेज नहीं होगा, एसेट्स नहीं होगा, कैश हो सकता है, कैश ही तो ऑप्शन में है, ठीक है कैश, बाकी तो है नहीं, कैश बैंक और क्रेडिटर है नहीं, तो इसका सी ऑप्शन होगा कि जब ये एसेट्स खरीदेंगे तो क्रेडिट में क्या होगा। अब रट मत लेना कि एसेट खरीदने से क्रेडिट में कैश होता है, कहीं दे दिया ऑप्शन में बैंक तो कैश की जगह पे तो चकमा खा जाओगे, इसलिए स्मार्ट बनो, रटो नहीं। माल की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा, जब हम माल बेचते हैं तो क्रेडिट में क्या होता है, तो बेचते हैं तो लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट, जब अगर उधार नगद बेचते हैं तो कैश लिखते हैं, उधार बेचते हैं तो डेटर का नाम लिखते हैं, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स लिखते हैं। तो पूछ रहा है क्रेडिट क्या होगा, तो क्रेडिट में तो सेल्स है ना होगा, सेल्स 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 जी टू सेल्स अकाउंट। जब भी हम उधार माल बेचेंगे या नगद माल बेचेंगे सेल्स ही क्रेडिट होगा, उधार बेचे नगद बेचे क्रेडिट में क्या होगा, सेल्स होगा। अंडर सोर्स डॉक्यूमेंट्स कम्स अंडर,
बोलता है कि मूर्प ले के अंतर्गत आते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन कौन आता है? रिसिप्ट आता है, इनवॉइस आता है, पे इन स्लिप आता है, तो ऑल ऑफ दीज सब हमारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सारे के सारे सोर्स डॉक्यूमेंट्स होते हैं। सोर्स और डॉक्यूमेंट्स के अंदर सारे आते हैं। ट्रायल बैलेंस क्या है? तो ट्रायल बैलेंस लिस्ट ऑफ, देखिए यहाँ लिस्ट ऑफ या शेड्यूल ऑफ बैलेंस है, शेष की सूची है। ट्रायल बैलेंस जो है वो ना तो पर्सनल अकाउंट है, ना रियल, पर्सनल नहीं है, कोई नहीं, किसी भी तरह का अकाउंट नहीं, ना पर्सनल है, ना रियल है, नॉमिनल है। ट्रायल बैलेंस एक लिस्ट ऑफ लेजर है, लेजर का एक लिस्ट है, सूची है, इसलिए ट्रायल बैलेंस को हम लोग, ट्रायल बैलेंस बनाना कंपलसरी भी नहीं है, ऑप्शनल है, आप चाहे तो बना सकते हैं और चाहे तो नहीं भी बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रेता के द्वारा माल वापसी पर भेजे जाने वाली चिट्ठी। फिर देखिए, खरीदने वाला जब माल वापस करेगा, नहीं परचेज रिटर्न करेगा, तो कौन सा नोट भेजेगा? तो अभी बताए थे डेबिट नोट भेजेगा। जब कोई सामान खरीदता है और वो सामान वापस भेजेगा तो उसके साथ डेबिट नोट भेजेगा। निम्नलिखित में से कौन सा तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है? इसमें से बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायल बैलेंस। तो जर्नल नहीं, लेजर नहीं, फाइनल अकाउंट। जी हाँ, फाइनल अकाउंट जब बनता है वो ट्रायल बैलेंस के आधार पर ही बनता है। ट्रायल बैलेंस जैसा रहेगा उसके आधार पर फाइनल अकाउंट बनेगा। तो फाइनल अकाउंट ट्रायल बैलेंस के आधार पर बनता है। एक व्यवसाय की पूंजी दिया हुआ है, कैपिटल दिया हुआ किसी बिजनेस का 75,000 और लाइबिलिटी है 25,000 और एसेट्स पूछ रहा है, तो एसेट्स बराबर क्या होता है? कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। तो कैपिटल 75,000 प्लस लाइबिलिटी 25,000, तो 75 और 25 कितना हो गया? एसेट्स बराबर पूछ रहा है कि एसेट्स कितना होगा, तो एसेट्स बराबर हो जाएगा 1 लाख। अब ऑप्शन ढूंढ लीजिए। बोलता है कि कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज 75,000 एंड लाइबिलिटी 25,000, तो टोटल एसेट्स ऑफ द बिजनेस वुड बी, किसी बिजनेस का टोटल एसेट कितना हो जाएगा? 1 लाख हो जाएगा। तो 1 लाख रुपया इसका टोटल एसेट्स हो गया। और लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तलपट के दोनों पक्षों में मिलान नहीं होता है तब कौन सा खाता खोला जाता है? बोलता है इफ़ टू साइड्स ऑफ ट्रायल बैलेंस डू नॉट टैली विच अकाउंट इज ओपन। जब ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मैच नहीं करता है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। जब ट्रायल बैलेंस का दोनों साइड मैच नहीं करता है तो सस्पेंस अकाउंट ओपन किया जाता है। ये 2022 का 2 सेट था, दोनों सेट हमने आपको दे दिया। इसके बाद 2023 का सेट आएगा, फिर 2024 का सेट आएगा, फिर अकाउंट्स का सारा मॉडल सेट कंप्लीट होगा। फिर अकाउंट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके लेके आएंगे जो झारखंड एकेडमिक काउंसिल में क्वेश्चन पूछा है, और फिर टेस्ट आपको देंगे। ये सारा चीज़ अगर आप कर लेते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, जो पढ़ाएंगे वो क्वेश्चन आएगा, आप निश्चिंत रहिएगा उसमें। थैंक यू।